Hello student, today we explain next lecture class 10th बायोलॉजी। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इंडोक्राइन सिस्टम ये चीज़ पढ़ रहे थे। हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में हमने कई ग्लैंड्स पे स्टडी किया था, ठीक। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक ना बेटा। इन सारी ग्लैंड पे स्टडी किया था। इनके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनके हार्मोन्स के नाम क्या क्या, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, प्लस इनके हार्मोन्स की डिफिशियंसी से मतलब हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन दोनों केस हमने स्टडी किया था कि कौन सी डिजीज कॉज होती है। क्लियर। तो आज की जो टॉपिक है उसमें जो रिमेनिंग ग्लैंड्स है, बची हुई ग्लैंड्स हैं, उस पर फोकस करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कोशिश पूरी होगी कि आपका जो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी हमें प्लांट हार्मोन भी डिस्कस करने हैं, तो इसी टाइम पे हार्मोन्स वाला पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन, ठीक। प्लांट हार्मोन में आपको पता है कि प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन है, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर, डिस्कस करेंगे उसमें। आज का जो टॉपिक हमारा, जो रिमेनिंग ग्लैंड्स हैं, वो 3 ग्लैंड आज हम स्टडी करेंगे। बेसिकली वन आपकी है पैंक्रियाज, ठीक ना बेटा, पैंक्रियाज। दूसरी है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एंड थर्ड वन है बेटा आपका प्लेसेंटा। ये भी एक प्रकार की ग्लैंड तो नहीं कह सकते, एक प्रकार का ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, बट नॉर्मल टाइम पे नहीं होता। तो ये भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। हमें वो चीज़ पढ़ना है जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये तो आपकी बॉडी मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा, बोथ दोनों में होगा, मेल एंड फीमेल, बट ये केवल फीमेल्स में होता है। और वो भी तब होता है बेटा जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। अभी डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीज़ है। चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला आपका पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, फिर प्लेसेंटा। कौन कौन से हार्मोन्स हैं और कौन से डिजीजेस कॉज होती है इनकी डिफिशियंसी से, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए, पहला है आपका पैंक्रियाज, ठीक है बेटा। पैंक्रियाज को दूसरे नाम से मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक ना बेटा। एक पॉइंट यहां पे नोट याद रखना, पैंक्रियाज जो है सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। बट अभी हमें यहाँ पे इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव नहीं, हम इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इंडोक्राइन सिस्टम। तो नॉलेज के लिए याद रखिए, लाइव प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा पैंक्रियास सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। जो फर्स्ट लार्जेस्ट होती है लीवर बेटा, ठीक। तो पैंक्रियाज आप ऐसे समझो शॉर्टकट में, क्योंकि आप क्लास 10th में उतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ें, बाकी हमें समझ में आना चाहिए। पैंक्रियाज में दोनों पार्ट होते हैं, कंटेन बोथ एक्सोक्राइन पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट। ये दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए पैंक्रियाज को बेटा मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। इसे मिक्स ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन भी होता है और कौन सा पार्ट होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, रिलीज एंजाइम। क्या रिलीज करता है बेटा, एंजाइम रिलीज करता है। जबकि ये क्या रिलीज करता है, रिलीज हॉर्मोन्स। क्लियर ना बेटा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। दिशा, अंजलि विश्वकर्मा, निकिता, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। और कहीं कोई डाउट होता है तो बेटा आप जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के। तो ये रिलीज एंजाइम रिलीज करता है, ध्यान रखना। एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमारी बॉडी में जो भी एक्सोक्राइन पार्ट होंगे, ग्लैंड्स होंगी, वो एंजाइम रिलीज करती हैं। और इंडोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करते हैं बेटा, हार्मोन। पैंक्रियाज में दोनों हैं, इसका मतलब पैंक्रियाज दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एंजाइम भी रिलीज करता है और हार्मोन्स भी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए
कि हमारी बॉडी में कोई ऐसे ग्लैंड या ऐसा ऑर्गन है जो दोनों नेचर शो करता है, हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकता है और एंजाइम भी सिक्रीट कर सकता है, तो बिल्कुल है, वो है पैंक्रियाज। क्लियर ना? चलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्सोक्राइन जो होती है विथ डक्ट होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है बेटा। डक्ट मतलब नली होता है, कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर पाथ के थ्रू जाएगा। जैसे आपके देखा होगा आपने समरसेबल देखा होगा आप लोगों ने, घर पे हो सकता है लगा भी हो आपके, उसमें जो पानी जाता है पर्टिकुलर एक पाइप से टंकी तक पहुंचता है, देखा है ना? तो इसी पाइप को हम डक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डक्ट। मतलब उस लोकेशन, उस टारगेट तक एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू जाएगा, जबकि इंडोक्राइन में ऐसा कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, ये डक्टलेस होती है। एक चीज़ ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है। ये डक्टलेस होती है और इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। ये एंजाइम रिलीज करता है और ये हार्मोन्स रिलीज करती है। क्लियर ना बेटा? तो पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं, पहला पॉइंट ये नोट करना। सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पैंक्रियाज कंटेन बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड। क्लियर ना बेटा? चलिए आगे चले, रफ कर दें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्लियर ना बेटा? चलिए अब यहाँ पे एक नोट डालिएगा। नोट पॉइंट क्या होगा वो देखना जरा। नोट, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, हमें इंडोक्राइन ही पढ़ना है। इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज contain a group of cell ठीक called islets of Langerhans, islets of Langerhans। ठीक ना बेटा? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए पैंक्रियाज में। ठीक, तो इंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किया था तो उसके नाम पर रख दिया गया। दूसरी चीज़, इस पार्ट में कुछ स्पेशल सेल्स हैं, आपने लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ठीक, तो इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स हैं और कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है। ठीक, सेल्स आपके सिलेबस में जो है बेटा उतना ही बताऊंगा, एक हार्मोन आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा उसमें कौन सा है। अदरवाइज देखिए, एक होती है अल्फा सेल, कौन सी बेटा? अल्फा सेल, ये अल्फा का सिंबल है, ध्यान रखना, ALPHA, अल्फा। दूसरी होती है बेटा बीटा सेल, ठीक, बीटा। तीसरी होती है डेल्टा। चौथी होती है गामा सेल, ठीक ना बेटा, गामा। एंड फिफ्थ नंबर होता है PP सेल, PP और F सेल, ये भी होती है, ठीक ना बेटा। लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो है, 1 और 2 नंबर, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन बेटा? ग्लूकागॉन, ध्यान रखना, ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। क्लियर ना? ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा बीटा सेल से और अल्फा सेल से। बाकी जो 3 सेल्स बचती हैं, डेल्टा सेल, गामा सेल और PP सेल, एक से आपका निकलता है गैस्ट्रिन हार्मोन, एक से निकलता है सोमैटोस्टैनिन और एक से निकलता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं स्टडी करना है। इन क्लास 11 ये ऑलरेडी, अगर आप बायो स्ट्रीम से होते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से वहाँ पे मिल जाएंगी। बट अभी के लिए 2 ग्लैंड पे फोकस करिए, 2 सेल पे, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। क्लियर ना बेटा? अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन बॉडी में कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा पैंक्रियाज से।
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए पैंक्रियाज में किस सेल से सिक्रीट होता है, तो बेटा होगा बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। क्लियर ना? एनी डाउट? चलिए रफ कर दें, इसको रफ कर दें बेटा। चलिए देखो, अब आपको ये जानना होगा कि फंक्शन क्या होता है ग्लूकागॉन हार्मोन्स का और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। क्लियर ना? तो वो भी देख लेते हैं बेटा। फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक, क्या फंक्शन होता है ध्यान रखना। ग्लूकागॉन, बेटा अच्छे से स्टडी करिएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है बेटा, ठीक। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। क्लियर ना बेटा? अब दूसरी बात करें अगर हम फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन ये क्या करेगा? कन्वर्ट नहीं करता। स्पेशली ध्यान रखना, ये सेंटेंस कहना थोड़ा सा गलत होगा, ये कन्वर्ट नहीं करता, ठीक, कन्वर्ट स्पेशली नहीं करता। आपकी स्क्रीन पे आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है इट इज़ रॉन्ग टू से इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये सही नहीं है कि ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है, जबकि इंसुलिन इनेबल द सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड यूज इट और कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या करता है? सेल्स को इनेबल करता है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सके। इस पॉइंट को जरूर नोट करके लिखिएगा, बाकी आप लिखोगे कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, गलत नहीं होगा, उतने लेवल पे आपका सही माना जाएगा। लेकिन परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि इंसुलिन सेल्स को इनेबल करता है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे या फिर उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर ले, वो डिपेंड करता है वहाँ पर सिचुएशन कैसी है। एक्सेस में ग्लूकोज होगा तो वो उसको कन्वर्ट करके रखेगा ग्लाइकोजन फॉर्म में, और अगर एक्सेस में नहीं है तो वो ग्लूकोज का यूज़ करेगा एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर ना? इतना ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ये काम होता है लीवर का। क्लियर ना बेटा? तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि प्लांट में आपने पढ़ा है फूड स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्लियर? एक पॉइंट ये भी याद रखना, एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को। अच्छा, अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने। इंसुलिन इनेबल द सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड यूज इट और कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। क्लियर ना? तो इंसुलिन ही उसे एक्टिवेट कर रहा है, तो इंसुलिन को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, तो यहाँ लिख सकते हो बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। बाकी मैंने आपको सही स्टेटमेंट दिखा दिया, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। आप ये भी लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं, बट परफेक्ट वही है, स्टेटमेंट कहने का तरीका सही है, ठीक। तो यहाँ देखो आपको एक चीज़ दिखी होगी कि जो ग्लूकागॉन का फंक्शन है वो जस्ट अपोजिट है किसके फंक्शन के? इंसुलिन के। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ये वहाँ से क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो आसान है, बहुत याद करना बहुत आसान है। आप एक का फंक्शन याद करो, दूसरे का अपोजिट कर दो। इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब देखो प्रॉब्लम क्या कॉज होगी, ठीक। अभी हमें ये भी समझना, अभी तो हमने हार्मोन्स पढ़े कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन्स के फंक्शन देख लिए। अब देखते हैं इनकी कमी से और इनकी लेवल बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती है। क्लियर? देखो रफ कर दे बेटा। ओके बेटा,
ओके बेटा, देखो अब एक चीज़ यहाँ समझ लो, पहले इसको मत नोट करिएगा, एक चीज़ समझो, ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो आपकी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन लेवल डिक्रीज्ड, इंसुलिन का लेवल घट जाता है। अगर सोचो, मेरी बात ध्यान समझना, इंसुलिन का लेवल घट जाता है। इंसुलिन काम क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा था। जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी उतनी आपकी बॉडी में यूज होगा, बाकी एक्सेस वाला कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। मतलब इंसुलिन का टोटली अगर इनडायरेक्टली फंक्शन देखें तो आप ये भी कह सकते हो टू रेगुलेट और कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो अब हुआ क्या, इंसुलिन का लेवल अगर डिक्रीज हुआ, ठीक, तो बोलो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल कर रहा था, अगर ये खुद कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल, देन ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। बोलो भैया, ये क्या कर रहा था, इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोजन में। अब जब इंसुलिन का लेवल ही कम हो गया तो ग्लूकोज क्या कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में? नहीं होगा। तो ग्लूकोज का लेवल पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्लियर है ना मेरी बात? अच्छा, ये ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, ग्लूकोज आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएंगे बेटा, माल्टोज। क्या बन जाएंगे, माल्टोज। क्लियर ना? अब ये जब माल्टोज बनेगा तो आपको पता है यहाँ पे माल्टोज का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का। वाटर तो मान लीजिए हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा। ये माल्टोज जब बनेगा, अब ये चीज़ पहुँचेगी ब्लड में, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल होता है, आपने पढ़ा है। अब ये माल्टोज जब पहुँचेगा ब्लड में, ब्लड पहुँचेगा किडनी के पास। किडनी क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी और फिल्टर करके क्या बनाएगी, यूरिन। यूरिन जैसे ही बनाएगी तो ये जो शुगर है, जिसे हम शुगर बोल रहे हैं, आप सुक्रोज समझते हो, ये सुक्रोज नहीं माल्टोज है, फॉर्मूला सेम है। ये शुगर पहुंच जाएगा यूरिन में, और जब पर्सन यूरिन का लॉस करेगा, लॉस ऑफ यूरिन, टॉयलेट के टाइम पे जब यूरिन का लॉस करेगा तो जिस जगह पे यूरिन का फॉल होगा वहाँ पे चींटियाँ आ जाएंगी, क्योंकि ये शुगर है, ये शुगर है। और एक सिम्टम होता है कि पर्सन को कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सी बीमारी हो गई है, डायबिटीज़। कौन सी, डायबिटीज़, जिसका पूरा नाम होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या नाम होता है बेटा, डायबिटीज़ मेलाइटस। क्लियर ना? तो एक बार फिर से समझ लो कि अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी में इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अगर ये कम हुआ तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जब लेवल बढ़ेगा तो यही ग्लूकोज आपस में ऐड होके क्या बन जाएंगे, माल्टोज। और माल्टोज बन एक शुगर है जो ब्लड पहुंचेगा, ब्लड से किडनी में, किडनी फिल्टर करेगी, यूरिन बनेगा। जब यूरिन का लॉस होगा तो जहाँ पे यूरिन फॉल होगा वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, जो एक सिम्टम्स होता है कि पर्सन में शुगर का लेवल ज़्यादा है, जिसको बीमारी हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। शॉर्ट फॉर्म में हम डायबिटीज़ कहते हैं इन शॉर्ट में, और या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में, रूरल एरियाज़ में इसे शुगर भी बोलते हैं। इवन नॉर्मली अब बोलते ही हैं शुगर। ठीक, डायबिटीज़ थोड़ा सब लोग नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाते तो शुगर ही क्लियर है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है अपना टॉपिक? ठीक, अब एक चीज़ पॉइंट माइंड में सेव कर लेना, माइंड में सेव करना। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट कहाँ है, इंडिया में। इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपसे जी के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ की कहाँ हैं, तो कहाँ है बेटा, इंडिया में। इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है। क्लियर ना? समझ में आया? अब देखो, क्लियर है बेटा? अच्छा, मेरी बात ध्यान समझना। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी होने से। देखो एक तरीका और है बढ़ने का, इंसुलिन का लेवल कम हुआ तो ग्लूकोज तो बढ़ ही रहा था। अच्छा, जो बॉडी में ग्लाइकोजन था उसको ग्लूकागॉन कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में, इधर तो बढ़ ही रहा है, वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं उसे, क्योंकि वो तो नहीं कम हुआ है ना। कम किसका हुआ था लेवल, इंसुलिन का। ग्लूकागॉन का लेवल कम नहीं हुआ था, और जब ग्लूकागॉन का लेवल कम नहीं हुआ है तो वो अपना वर्क करेगा,
और जब करेगा तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, मतलब यहाँ तो लेवल बढ़ ही रहा है और ग्लूकोज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि पर्सन डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखेंगे, इन सबको बेटर है समझने से मेक्स इन शॉर्ट लिख लें अच्छे से। देखो क्या लिखेंगे, मेरी बात ध्यान समझना बेटा। हम लिखेंगे हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। हाइपोसिक्रीशन मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है? डिफिशियंसी। क्या होता है? डिफिशियंसी। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज, कौन सी बीमारी कॉज करता है? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर ना? अच्छा, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। क्लियर है? चल, डायबिटीज का आता है, डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ऑर्गेनाइज किया था, मनाया नहीं जाता। ठीक, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर, जब आपका चिल्ड्रंस डे होता है। क्लियर ना बेटा? अच्छा, अब डायबिटीज में देखो 2 टाइप होता है, डायबिटीज 2 टाइप्स। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2। एक इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड एंड एक होता है नॉन इंसुलेटेड। ये सब आपके सिलेबस से थोड़ा हटके है बट नॉलेज के लिए परफेक्ट है। इंसुलेटेड, ठीक, एक में इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा और एक में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगेगा। ये इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड फ़र्क इतना है, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और इसमें इंजेक्शन नहीं, केवल मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक, आगे जब हायर क्लास में आप पहुंचोगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी के लिए याद रखिए, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ये कंफर्म करना वो किस टाइप का है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। क्लियर? दूसरी चीज़, जो मार्केट में इंसुलिन इंजेक्शन आता है उसका नाम है ह्यूमलिन। क्या नाम होता है बेटा? ह्यूमलिन। क्लियर ना? ये इंसुलिन का इंजेक्शन है, इंसुलिन इंजेक्शन। ये सब पॉइंट नोट करिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी जनरल नॉलेज, आपका जनरल आईक्यू लेवल इंक्रीज करता है बेटा। ठीक, इस नाम से आता है। और दूसरी चीज़ इली लिली, इली लिली ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी जिसने सबसे पहले प्रिपेयर फर्स्ट आर्टिफिशियली इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। अगर आप क्लास 12th में जब पहुंचोगे, बायो स्ट्रीम से रहोगे, तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, किस कंट्री की थी? अमेरिका की, जिसका नाम था इली लिली। इसने सबसे पहला इंसुलिन हार्मोन बनाया था, आर्टिफिशियली बनाया था। अब वो ह्यूमन बॉडी से जीन का लिया था, कॉपी कराया था, वो सारी चीज़ें अलग है, बट उसमें मैन इन्वॉल्व हुआ। तो ये इंसुलिन, आज के टाइम पे इंसुलिन आप जब चाहो तब आपको मिल जाएगी, लेकिन जब ये बीमारी पॉपुलर बहुत ज़्यादा फैली थी तब इसका इलाज प्रॉपर नहीं था, तो लोग बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट है, थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ती है ज़्यादा। जैसे अभी देखा होगा आपने, इस कोरोना काल में देखा होगा, जितने डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, ब्लड शुगर वाले, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्लियर ना? तो अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो ये भी मैं आपको बता दूं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को थोड़ा मेंटेन करिए। मेरी डाइट नहीं मेंटेन हो पा रही है, अपनी डाइट को मेंटेन करिए। ठीक, सुबह और शाम एक टाइम तो ज़रूर एक्सरसाइज करिए, अच्छे से अच्छा फूड खाइए, फ्रेश खाइए, साफ पानी पीजिए। अगर बॉडी फिट रहेगी तो आपके सारे सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेंगे, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हो पाओगे।
और अगर आपको एग्जाम्पल देखना तो आपने देखा जितने मोस्टली स्वीट शॉप वाले होते हैं, मिठाई की दुकान जिनकी होती है, उनको प्रॉपर बैठना पड़ता है। देखा वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट बहुत फास्टली बनते हैं। डॉक्टर्स बैठे रहते हैं चेयर पे, क्लियर ना। जो गोल्ड स्मिथ होता है, सोनार, बैठा रहता है। जो ऐसे पर्सन है जो प्रॉपरली फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं उनको ये बीमारियां जल्दी नहीं होती, लेकिन जो फिजिकली नहीं इन्वॉल्व होते, बैठना पड़ता है, स्कूल प्रिंसिपल देखिए काफ़ी मोटे हो जाते हैं, ठीक ना। बैठे एक चेयर पे बैठना ही है उनको, बैठे बैठे केवल दिमाग चलाना है, फिजिकल कोई वर्क प्रॉपरली नहीं करते। तो फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है बेटा। आप 1 घंटे आधे घंटे जरूर निकालिए बॉडी फिटनेस के लिए, क्लियर ना। यहाँ तक नोट करिए। कोई डाउट किसी को? एनी प्रॉब्लम बेटा? आगे चले, रफ कर दें। ओके बेटा, ओके बेटा, चलिए अब एक पॉइंट देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये तो बात थी कि इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, अब बात है कि इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा। ये भी तो माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो हाइपर सिक्रीशन भी होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसको नोट करके लिखिएगा। लिखा हुआ है ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा। शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर्ड। जब इंसुलिन कम हुआ था शुगर लेवल बढ़ रहा था, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। लिखा हुआ है शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर्ड। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, और ग्लूकोज कम होगा तो आपको पता है हमारी बॉडी में एक सेल्फिश ऑर्गन है। सेल्फिश ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन विदाउट ऑक्सीजन विदाउट ग्लूकोज वर्क नहीं करेगा। देखो क्या लिखा, अगली लाइन देखो क्या लिखा हुआ, इंटरेस्टिंग है। ब्रेन में इंटर a state of coma if the level become too low even for a few minute। अगर कुछ मिनट तक ये लेवल कम ही रहा तो पर्सन कोमा में चला जाएगा, मतलब उसकी याददाश्त कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए चली जाएगी, क्लियर ना। तो इंसुलिन का लेवल कम होना उतना डेंजरस नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे देखो क्या लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अ सिमिलर थिंग may happen to a diabetic patient। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यही कंडीशन है। इफ़ एन ओवरडोज ऑफ इंसुलिन इज गिवन। अगर मान लो आपने उसे इंसुलिन का इंजेक्शन एक परफेक्ट अमाउंट में नहीं दिया, उससे ज़्यादा हो गया, उसको डोज बढ़ गया उसका, द पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाएगा। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक और हाइपोग्लाइसीमिया एंड अ प्रॉम्प्ट बाइट ऑफ स्वीट बिस्किट और शुगर कैंडी इज हेल्पफुल। ठीक, इस लाइन का मतलब आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा बेटा। तो इतना ध्यान रखना है, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो वो और डेंजरस होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्लियर ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो एक पैंक्रियाज आपका कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ पे 2 हार्मोन्स हमने पढ़े, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा। मैंने आपको सारी चीज़ें कवर अप कर दी यहाँ से। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा, क्लियर ना। ओके बेटा, नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है बेटा, वो ज़रा देखिएगा, है प्लेसेंटा। पहले प्लेसेंटा पढ़ते हैं। प्लेसेंटा मैंने आपको बताया था, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है बेटा? कब होता है? केवल फीमेल बॉडी में। पहला, फॉर्म्ड ओनली इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ऑकर होने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कुछ मंथ बाद हो जाता है। ध्यान रखना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने लिखा है, प्रेगनेंसी जिस दिन ऑकर होगी उसके 2 से 3 महीने बाद ये प्रॉपरली बनेगा, बट स्पेशली फीमेल्स में, नॉट इन मेल्स में, क्लियर ना। चलिए, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है जरा वो समझना, मेरी बात ध्यान समझना। कौन से हार्मोन सिक्रीट करना हमें यही समझना है। देखो,
मदर बॉडी के अंदर, मैं आपको रफली डायग्राम से बता रहा हूँ, एक सुंदर सा क्यूट सा बच्चा मदर बॉडी के अंदर, ठीक ना बेटा, इसे बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। फीटस मतलब होता है भ्रूण, ठीक, नवजात शिशु बॉडी के अंदर, अभी फीटस ही बोलेंगे। ये है यूटेरस। क्या है बेटा? यूटेरस। यूटेरस मीन्स होता है गर्भाशय, बच्चेदानी, इसी के अंदर बेबी ग्रो करता है। इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसे? प्लेसेंटा। इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है बेटा। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बलाइकल कॉर्ड। देखो यहाँ पे हमें प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं पढ़ना है, हमें प्लेसेंटा से रिलीज हार्मोन्स पढ़ने हैं। क्लास 10th में ही एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसी के जस्ट बाद है। उस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर फिर से आएगा, तब वहाँ मैं आपको बताऊंगा प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, मैं आपको केवल प्लेसेंटा के हार्मोन्स बता रहा हूँ। क्लियर ना? चलिए, ये अम्बलाइकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा है, ये फीटस है। इस प्लेसेंटा का काम क्या होता है? यहाँ पे मदर की ब्लड कैपलरी होती है, इसमें ब्लड होता है, ठीक ना बेटा। और आपको पता है ये ब्लड है, इस ब्लड में दो चीज़ होगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ साथ और न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच जाता है बच्चे में, और बच्चे से CO2 आ जाता है मदर के ब्लड में, यूरिया आ जाता है मदर के ब्लड में। ये तो प्लेसेंटा का फंक्शन होता है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। मेरी बात ध्यान समझना, ये प्लेसेंटा ही वो पार्ट है जो एक्सचेंज कराता है बच्चे को ऑक्सीजन, ग्लूकोज मदर बॉडी से बच्चे को प्रोवाइड कराता है, और बच्चे की बॉडी से CO2 और यूरिया मदर बॉडी में, बॉडी से बाहर निकलवा देता है वेस्ट प्रोडक्ट को। क्लियर ना? बट हमें क्या करना है? हमें प्लेसेंटा के हार्मोन्स पढ़ने हैं। ध्यान से समझना बेटा, हार्मोन्स के नाम हमें पढ़ने हैं। इसको रफ कर दें, आपको पोजीशन दिखा दिया कहाँ होता है प्लेसेंटा। चलिए चलिए चलिए, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ पार्ट कैंची से कट किया जाता है, डॉक्टर्स कट करते हैं, वो अम्बलाइकल कॉर्ड ही होता है बेटा, उसको कट करना पड़ता है। क्लियर ना? चलो हार्मोन्स देखते हैं। हार्मोन्स रिलीज बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन कौन से? फर्स्ट एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन, तीसरा HCG, फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, चौथा HPL, ह्यूमन कॉरियोनिक प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक ना बेटा? ये 4 हार्मोन्स हैं। आपको जो याद रखना है, स्पेशली 2 याद रखने हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों क्या करते हैं? एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं इसे। आपने पढ़ा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ओवरी से भी यही हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रीट होगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक ना बेटा? तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने कहा था ओवरी से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये प्लेसेंटा से भी रिलीज हो रहे हैं, यही ना? तो ये होता क्या बेटा कि अगर मान लो एक क्वेश्चन होता है हायर लेवल पे कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है और उसकी ओवरी किसी कारणवश रिमूव करनी पड़े, ओवरी निकालना पड़े, तो क्या प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ओवरी इन हार्मोन्स का सिक्रीशन करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो क्या वो प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद प्लेसेंटा बनेगा और इन दोनों हार्मोन्स की रिकवरी कर लेगा, ओवरी हो और चाहे ना हो। आई बात समझ में? तो प्लेसेंटा इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन कर सकता है। क्लियर ना बेटा?
अच्छा, एक और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, एक डिवाइस आती है जिसका नाम होता है प्रेगा न्यूज़। क्या नाम होता है बेटा? प्रेगा न्यूज़। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर कोई लेडी है, मान लो कोई लेडी है, उसको ये डाउट है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसे ये कंफर्म करना है, स्टार्टिंग है। अब उसको कंफर्म करने के लिए जिस एपरेटस का यूज़ करना होता है वो ये है। ठीक, इसको लेने से क्या होगा, इसमें यूरिन का, उस फीमेल का यूरिन 2 से 3 ड्रॉप, एक बॉक्स बना होता है, कॉलम बना होता है, उसमें यूरिन को रखना होता है ड्रॉप फॉर्म में। ठीक, जैसे ही यूरिन उसमें रखा जाएगा तो यूरिन का कलर अगर चेंज हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट है। उसमें बना होता है, लिखा होता है कि कैसा चेंजेस आएगा, इससे यह रिप्रेजेंट होगा कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं होता है तो नहीं प्रेग्नेंट है। क्लियर ना? तो कलर चेंज क्यों होता है, नॉर्मली क्यों नहीं होगा? अगर मान लो नहीं प्रेग्नेंट है तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ उसमें, और उसमें क्या डिफरेंस था उसमें? तो फ़र्क इतना है कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसके यूरिन में ये हार्मोन भी रिलीज हो रहा होगा। ये हार्मोन यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है, और इसी हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से प्रेगा न्यूज़ पॉजिटिव सिग्नल देता है। अगर ये हार्मोन यूरिन में प्रेजेंट नहीं है तब ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, जिससे पता चलेगा कि वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चलें, रफ करें, इसको रफ कर दें। प्लेसेंटा का फिगर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, खूबसूरत सा फिगर है, दिख रहा है आपको। ठीक, एक ग्लैंड बची है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए वो भी पढ़ के देख लेते हैं। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड, देखो 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 देखो, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, 2 पॉइंट 1 पेयर, हमारी बॉडी में ये 1 पेयर होती है, लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड आपकी बॉडी में किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये है आपकी किडनी, खूबसूरत सी, ये बेटा है किडनी। क्लियर ना बेटा? अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिएगा। ठीक, ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है। क्लियर ना बेटा? एड्रिनल ग्लैंड। आज थोड़ी सुस्ती लग रही है, बॉडी एक्टिव नहीं है, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है बेटा। ठीक, ये किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में या फिर ट्रायंगुलर शेप में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो रही बात नंबर की, 1 पेयर होती है क्योंकि हमारे पास 2 किडनी होती है और दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो 2 मतलब हो गया 1 पेयर। ये तो हो गई बात नंबर की। बात आई लोकेशन की, तो सर लोकेशन क्या होती है? जस्ट अबव द बोथ किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ट्रायंगुलर शेप, कप शेप की एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कोई डाउट? आगे चले, क्लियर है ना? खूबसूरत सा दिख रहा होगा। अच्छा, लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी। अच्छा, कैसी होती है? कप शेप और ट्रायंगुलर, कप शेप याद रखना। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं बेटा। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक होता है कॉर्टेक्स। कौन सा? कॉर्टेक्स। एक होता है मेडुला। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपकी बुक में भी हो सकता है बना हो, एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन दिखाई गई हो। ठीक ना बेटा? तो मेडुला एंड कॉर्टेक्स क्या होता है ज़रा वो समझना। इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक, इसको आप आउटर कह सकते हो, बाहर होता है, तो इसको आप कहाँ कहोगे? इनर होता है।
अगर इसको आप कह रहे हो सेंट्रल होता है तो इसको आप कहाँ कहोगे, पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल। हो सकता है बुक में दोनों में से कोई वर्ड लिखा हो, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही है बेटा, ठीक। पेरीफेरल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, मैंने उल्टा लिख दिया है, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, ये पेरीफेरल है और ये सेंट्रल है, बाकी सही है दोनों, ठीक। कष्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग है। ये पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब क्या होता है, किनारे, सेंटर को छोड़कर, सेंटर मतलब क्या होता है, बीच में, सेंटर को छोड़कर कोई भी चीज़ कहीं होगी तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बायोलॉजी में पेरीफेरल। कौन सा वर्ड, पेरीफेरल। आगे चले, ये हो गए इसके पार्ट। अब आपको ये समझना है कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ध्यान रखना, कुछ स्टोरी आपको सुनाता हूँ इंटरेस्टिंग सी। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन। इस हार्मोन्स को दूसरे नाम से इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट, फ्लाइट, फियर, फाइट, अचानक आपको झगड़ा करना हो, पता नहीं है, आप स्कूल गए बहुत अच्छे से एकदम ड्रेसअप होके, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ रख के बढ़िया से पहुंचे स्कूल, आपको नहीं पता किसी से आपके फ्रेंड का झगड़ा हो जाएगा, तो उस एक किसी बात पे आपका बहुत तेज़ी से एक्सेसिव होना, बहुत गुस्सा आना, और सामने वाले को जो भी, वो कौन सा हार्मोन करा देता है, आप कोई चीज़ गलत देख रहे हो, आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप झगड़ा कर बैठते हो, ये एड्रिनलिन हार्मोन बढ़ा देता है लेवल को। ये होगी फाइट। फ्लाइट, आप देखो क्रिकेट में विकेट कीपर कवर स्लिप पे, ठीक, या किसी भी प्लेयर को नहीं पता होता है बॉल किसके पास जाएगी, लेकिन आपने देखा है बॉल जिसके पास भी जाती है इतनी फास्ट जाती है और वो पर्सन कैच लेने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से छलांग लगा देता है। गेंद आएगी हाथ में या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो कोशिश पूरी करता है उस बॉल तक अपना हाथ पहुंचाने के लिए, और कभी कभी क्या 99% चांसेस ये कि पहुंच जाता है, क्योंकि वो उतनी तेज़ी से जंप लगाता है। हार्मोन्स हमारी आंखों ने केवल देखा उसके शॉट को, गेंद का एरिया देखा किस तरफ वो जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसके डायरेक्शन में हो तो उसी डायरेक्शन में जंप करता है और पूरी कोशिश करता है कि वो उसे कैप्चर कर ले। कभी कभी होता है कि हम वैल्यूएशन नहीं कर पाते गेंद कितनी ऊपर जा रही है, हम जंप करते हैं और हमारे काफ़ी ऊपर से जाती है लेकिन हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो वो होता है कि आपका जजमेंट सही नहीं हुआ। तो हमारा ब्रेन, हमारी आइज़, हमारे कान सब फोकस कर रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन सबका फोकस बेकार है अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो। इस हार्मोन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इतनी तेज़ी से एक्साइटमेंट होता है कि आप उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्लियर ना? तो एक हो गया फाइट, एक हो गया फ्लाइट, एक होता है फियर, डरना। कैसे? सुनो ध्यान से। आप अपने आपका जो घर है, पर्सनली जो आपका घर है, अगर उस घर में शाम को 8 या 9 बजे लाइट चली जाए, इन्वर्टर ऑफ है, डाउन है पहले से, तो आपको पता है जब तक नॉर्मली घर में इन्वर्टर होता है तो हमें कैंडल की, मैच स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैच बॉक्स की, क्योंकि हमें पता है लाइट जाएगी इन्वर्टर वर्क करेगा। लेकिन मान लो इन्वर्टर भी डाउन था और हमें नहीं पता था, ध्यान में नहीं था और लाइट गई, पूरे घर में अंधेरा, तो क्या आपको वहीं स्टैचू की तरह खड़े रहना है, या खुद आपको पता होता है, माइंड में पता होता है कि कितना आगे चलने पे टर्न करना है, फिर हमारा किचन आएगा, वहाँ पे कहाँ मैच बॉक्स रखा है, मिल जाता है ना। किसी दूसरे अजनबी को नहीं पता होगा कि आपके घर का नक्शा कैसा है, लेकिन आप घर में हो तो आपको प्रॉपर पता है कि कहाँ कहाँ पे कितने स्टेयर बाद मुझे उतरना है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें पता होती हैं। ये माइंड में सेट होता है, माइंड इतना सेव कर लेता है कि अगर वहाँ पे अंधेरा भी होगा तब भी आपको वो सेंस करके वहाँ तक पहुँचा देगा। क्लियर ना? अब मान लो फियर कैसे, आप अपने कमरे में पहुँचे मोबाइल टॉर्च के लिए कि मोबाइल ऑन कर लेते हैं, टॉर्च होता ही है, मोबाइल आपके बेड पे रखी थी, किसी ने क्या किया, पहले से आपके रूम में प्रेजेंट था, किसी ने आपके साथ मजाक किया, वो बेड के नीचे बैठ गया, लेट गया, आप गए अपने बेड पे, ये पता है बेड पे, लेकिन बेड पे कहाँ एग्जैक्टली हमें वो चीज़ ब्रेन नहीं फोकस कर पाता, इतना रीड कर लेता है कि बेड पे है। आप हाथ इधर उधर करोगे, तब तक नीचे से उसने क्या किया, आपका पैर पकड़ लिया,
सोचो उस टाइम क्या होगा, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं पता था कि यार बेड के नीचे कोई है, ब्रेन को ये पता था कि बेड पे मोबाइल रखी है, बेड के नीचे तो बाद में कोई आया। उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी ना कि आप मोबाइल छोड़ देंगे, आप पहले रूम से बाहर भागेंगे। लेकिन सडनली अगर वहाँ पे लाइट आ जाए तो आप पलट के एक बार देखोगे और उसका जब चेहरा देखोगे सामने वाले का, तो आपका डर तुरंत का तुरंत सडनली ख़त्म हो जाता है। उस टाइम बहुत डर गए थे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वो कौन बढ़ा देता है, कौन डिसीजन लेने के लिए उत्साहित करता है कि भागना है या फाइट करना है, ये कौन कराता है? एड्रेनलिन हार्मोन। बस हमारा ब्रेन उस टाइम पे बहुत अच्छा डिसीजन ले कि हमें भागना है, हमें ये समझ में आ गया कि नीचे सांप है तो हम भागेंगे, हमें ये लगा नहीं किसी ने पकड़ा है, कुछ है काट लेगा, तो जो भी एक्शन होता है वो ब्रेन डिसाइड करता है, उस समय की सिचुएशन डिसाइड करती है। क्लियर ना बेटा? तो इसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ध्यान रखना इस चीज़ को, आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर एड्रेनलिन का इंजेक्शन सोल्जर्स को लगवा देता था, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और बॉर्डर पे खड़ा कर देता था लड़ने के लिए, वो डायरेक्ट घुस जाते थे, उनके अंदर इतनी जोश थी मारने की, वो मर जाएं या मिट जाएं उससे कोई मतलब नहीं होता था। इसीलिए एड्रेनलिन का इंजेक्शन जो होता है नॉर्मली जो आर्टिफिशियली बनता है वो बैन कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। क्लियर ना? इसमें लेवल बढ़ा दिया जाता है, बॉडी एक्साइटमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, फिर वो नहीं देखता आगे या पीछे क्या कंडीशन होगी। क्लियर बेटा? चलिए आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट दिख रहा है, लिखा हुआ है एड्रेनल, दो पार्ट आपने पढ़ लिया। पहला लिखा है एड्रेनल मेडुला, देखो आगे लिखा है सिक्रीट एड्रेनलिन ऑल्सो कॉल्ड इपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। यहाँ पे नाम लिखा हुआ बेटा, इसको नोट करिएगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एड्रेनलिन इज अ हार्मोन विच प्रिपेयर द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। ये पॉइंट नंबर सेकंड होगा आपका, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एड्रेनलिन हार्मोन आपको प्रिपेयर करता है। थर्ड, फॉर सिचुएशन आगे है, कंटिन्यू करिएगा, फॉर फाइट दैट इज टू फेस डेंजर, फॉर फ्लाइट टू टर्न अवे फ्रॉम इट, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी इज दैट सिचुएशन। एक्स्ट्रा एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करता है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे आएगी सर, ये भी समझ लो। मान लो आपकी बाइक है, आपकी बाइक है पल्सर है, पल्सर बाइक आप खड़ी की हो, मान लो स्लिप कर जाता, आपको नहीं पता स्टैंड लगा और आपने डाउन कर दिया, गाड़ी गिर गई। उस टाइम जो गाड़ी गिरी नॉर्मली आप खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी नॉर्मली गिरी है, लेकिन उस टाइम जब आप अकेले उठाओगे ना तो आपसे बाइक प्रॉपर नहीं उठेगी, क्योंकि आपको ये पता है बाइक मुझसे ही गिरी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती है, उठ जाएगी। कहीं गिरी नहीं है, खड़ी थी तब गिरी है। उस टाइम एनर्जी जो आपकी बॉडी की वही लगेगी। लेकिन मान लो इसी सिचुएशन को ज़रा इससे कंपेयर करो कि आपके घर का कोई बच्चा जो आपके बहुत क्लोज़ है, आप उसके बहुत क्लोज़ हैं, आपकी बाइक के पास खड़ा था और बाइक का स्टैंड गलती से कहीं स्लिप कर गया, कुछ हुआ, खड़ी थी बाइक, बच्चा भी खड़ा था और बाइक उसी के पैर पे गिर गई। अब बताओ बाइक अकेले उठेगी या नहीं उठेगी? अरे उठा के पलट देंगे उस बाइक को, क्योंकि उस बच्चे को बचाना है। उस बच्चे को उस बाइक के नीचे से निकालने के लिए आपके पास इतनी ताकत आ जाएगी, उस टाइम बाइक क्या, वहाँ कुछ भी होता है, हम उठा के फेंक देते उसे। ठीक ना बेटा? तो ये होता है एक्स्ट्रा एनर्जी देना, लेकिन नॉर्मल टाइम पे ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक ना? चलिए आगे देखिए, ये हो गया स्टेटमेंट। नीचे देखो आपको लिख रहा है बॉडी पार्ट्स इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। क्या इफेक्ट होता है एड्रेनलिन हार्मोन का बॉडी पे? देखो हार्ट, तो क्या लिखा है, बीट फास्टर, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। एड्रेनलिन हार्मोन जरूरत पड़ने पे आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा लिखा है ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग। आपकी ब्रीथिंग को भी आपको दौड़ना पड़े, मान लो आप अचानक कहीं खड़े थे, डॉगी ने दौड़ा लिया, तो आपको बताओ आपकी स्पीड डॉगी से ज़्यादा होगी कि नहीं? आपको नहीं पता मुझे दौड़ना है, आप एकदम नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में खड़े थे, किसी का वेट कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, अचानक डॉगी ने दौड़ा लिया, आपकी स्पीड बेटा डॉगी से ज़्यादा तेज होगी। और आपको पता है स्पीड जब बढ़ेगी तो ब्रीथिंग बढ़ेगी। ठीक ना? चलिए थर्ड लिखा है आर्टरीज ऑफ द स्किन कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक ना? तो इसमें जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। ठीक, स्पेशली अगर ये फ्लो चार्ट आपको नहीं बनाना है तो आप मत बनाइएगा। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है
फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन द इमरजेंसी हार्मोन, ध्यान रखना एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन ही है। लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, टू इट इंक्रीज हार्ट बीट accompanied by increase ब्लड प्रेशर, ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड, इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, ताकि आपके मसल्स बहुत फास्ट वर्क कर से, आपको भागना है, आपको फ्लाइट करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। मोर ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय द लीवर लाइक पुटिंग मोर फ्यूल इनटू द इंजन, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देने के लिए ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है, और वो कौन प्रोवाइड कराता है? लीवर। ये एड्रेनलिन हार्मोन प्रोवाइड करा देता है। क्लियर ना, लीवर से। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ध्यान रखना एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट मेनी हार्मोन्स, बट द बेस्ट नोन हार्मोन इज कॉर्टिसोन। याद रखना ये सिलेबस में थोड़ा हटके है, मेन एड्रेनलिन है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की वजह, नोट जरूर करिएगा लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लिखा हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स, बट द बेस्ट नोन हार्मोन कॉर्टिसोन विच सप्रेस इन्फ्लामेशन, ये किसी भी चीज़ को डाउन कर देगा। जिस चीज़ को एड्रेनलिन ने इंक्रीज किया था उसी को ये क्या करेगा? डाउन करेगा, या फिर कोई और कंपोनेंट्स को। जैसे पहला लिखा है द कॉर्टिकल हार्मोन्स आर कैटेगराइज, देखो कॉर्टिसोन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल में क्या करेगा? मिनरल्स आपकी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम होता है, देखो लिखा है रेगुलेट मिनरल मेटाबॉलिज्म स्पेशली Na+ एंड K+, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या लिखा है? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, इस चीज़ को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक। इन जनरल द कॉर्टिकल हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ नोट करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। इन्फ्लुएंस फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्लियर ना बेटा। तो ये थी एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड पॉइंट्स। स्पेशली याद रखना एड्रिनल मेडुला जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर बेटा। लास्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा। ये पॉइंट्स आपके अपने माइंड में सेव करिएगा, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? वोमेन विथ बियर्ड, दाढ़ी आ जाना। मैन विथ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मैन में हो जाना, जबकि मैन में ऐसा होता नहीं है, नॉन फंक्शनल होती है। क्या लिखा है? इफ़ देयर एन ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का लेवल बढ़ जाए, मतलब उसके हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए, इन अ मैच्योर वोमेन सी डेवलप सर्टेन मेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बियर्ड, दाढ़ी का निकलना, मॉन्सेस एंड डीप मेल वॉइस, उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है अगर ये हार्मोन लेवल इंक्रीज कर गया फीमेल्स में तब। जबकि बीमारी का नाम भी लिखा है, इफ़ द ओवर ग्रोथ ऑकर इन मैच्योर मैन, यानी पर्सन मेल में, देन में डेवलप सम फेमाइन जेंडर, फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक सच एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर सकता है। ये डिसऑर्डर है, ऐसा नॉर्मली लाखों में कहीं एक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर ना बेटा। तो ये आपके 3 ग्लैंड, ठीक, तीनों के हार्मोन्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से अपने नोट्स में प्रिपेयर करिएगा, और कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा। जल्दी ही आपको उसका नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा जिसमें हम प्लांट हार्मोन और इसके बाद नर्वस सिस्टम पहुंचेंगे। ठीक ना बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर पे सब अच्छे होंगे। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए बेटा। थैंक यू बेटा।